बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे G20 की जो मीटिंग खत्म हुई है, इसमें जो एक कॉरिडोर का ऐलान हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये एक, मैं समझता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो इंडिया ही है। अब हम इस पर थोड़ा तबसरा करेंगे कि ये जो कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई और अमेरिका ने इसको लीड किया। अमेरिका तक ना ये कॉरिडोर जाता है, ना उसकी कोई एक्सपोर्ट्स इस इलाके में इस कॉरिडोर के जरिए पहुंचनी है। आखिर अमेरिका ने इतनी दिलचस्पी क्यों ली? फिर सवाल है कि मिडिल ईस्ट जो इसमें शामिल हुआ, उसके इसमें बेनिफिट्स क्या हैं। इससे पहले यूरोप तक जो रसाई थी वो सुएज कनाल के जरिए थी, और ये कदरे थोड़ा लंबा रूट था कि इंडियन ओशन से जो इंडिया का सामान था यूरोप पहुंचने के लिए, वो रेड सी, सुएज कनाल, उसके बाद मेडिटेरियन सी, और फिर वो यूरोप में एंटर होता था। अब उसको शॉर्टन किया, लेकिन उसमें लैंड रूट का इस्तेमाल किया गया। तो दो रूट हैं, एक सी रूट है, एक लैंड रूट है। जो लैंड रूट है उसको रेलवे से लिंक किया गया, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं। ये रूट जो है मुंबई से चलता है, और इसका जो सी रूट है वो दुबई तक है। दुबई से फिर ये रेल लिंक के जरिए कनेक्ट होता है सऊदी अरब के कैपिटल रियाज, और फिर यहाँ से जॉर्डन, और उसके बाद ये जॉर्डन से इजराइल में दाखिल होता है रेलवे लाइन, और फिर इजराइल का रेलवे स्टेशन हाइफा तक ये जाएगा, और ये मेडिटेरियन सी के ऊपर उसकी बंदरगाह है। वहां से फिर सामान अपलोड होगा फिर बहरी जहाजों पर, और वहां से बहरा रोम में से होता हुआ ये ग्रीस और इटली तक इसकी रिसाई है, और उसके बाद यूरोप। तो इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया, उसके बाद यूएई, और फिर सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, और उसके बाद इटली, और फिर फ्रांस और जर्मनी। तो इसको स्पॉन्सर या फाइनेंशियली जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो G7 कंट्रीज, और जिसमें इन्वेस्टमेंट में सऊदी अरेबिया का भी हिस्सा होगा। और उसका बेनिफिट्स थोड़े से इस अंदाज से भी होंगे कि जो ट्रांजिट ट्रेड होती है उसमें जिस कंट्री से कोई लाइन गुजरती है तो उसको भी उसके बेनिफिट होते हैं। तो इस हिसाब से यूएई और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन और इजराइल भी उसके बेनिफिशियरी होंगे। इनके भी अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी यूरोप इस रूट के जरिए पहुंच सकेंगे। तो जो आप देख रहे हैं कि चूंकि अरेबियन सी, रेड सी, सुएज कनाल को बाईपास रूट करता है, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा शॉर्टन होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि समंदर के जो सफर हैं वो सबसे सस्ते भी होते हैं और कन्वीनियंट भी होते हैं। उसमें ट्रांजिट ट्रेड के अखराजात भी नहीं होते। तो लिहाजा जब ये रूट इस्तेमाल होगा लैंड से, तो उसमें इजाफी अखराजात होंगे। तो हम इसको किसी लिहाज से ऐसे नहीं समझते कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है या इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसमें वक्त की भी कोई बचत नहीं होगी। इसलिए कि जो सामान आप अपलोड कर रहे हैं, फिर आप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर अपलोड कर रहे हैं, फिर डाउनलोड कर रहे हैं, इस तरीके से 2-3 जगह पर जाकर आपने इस सामान में तब्दीली करनी है। तो लेकिन समंदर का जो रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जैसे मैंने कहा कि अरेबियन सी, रेड सी, सुएज कनाल, और फिर बहरा रोम, और उसके बाद फर्स्ट टाइम आप लैंड करते हैं यूरोप के किसी शहर, हाँ वो इटली का हो या ग्रीस का हो या फ्रांस का हो या स्पेन का हो। तो अब पॉइंट ये है कि ये फिर क्यों बनाया गया। इसकी एक चीज बड़ी वाजे होती है। एक तो ये है कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका असल मकसद
चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसको काउंटर करना है और चाइना को कंटेन करना है, या चाइना की जो इकोनॉमिक इमरजेंस है या उसका जो फैलाव और उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने का ये तरीका है कि इंडिया को उसके मुकाबले में उठाया जाए। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ये उसकी खुशकिस्मती है कि दो मुल्कों के टकराव ने इसके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर ली। अगर अमेरिका की पॉलिसी में चाइना कंटेनमेंट ना होती और चाइना को अपनी हेजमनी के लिए थ्रेट ना समझता तो कभी वो इंडिया को चाइना के मुकाबले में यूं खड़ा ना करता। दूसरी बात, अब आप देखें कि इंडिया को ऑलरेडी भी सपोर्ट किया जा रहा था वेस्ट की तरफ से। ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, क्वाड डायलॉग में भी हिस्सा इसका है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इसकी हेल्प करता है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका से आती है। तो ये बेनिफिट्स तो थे, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में से गुजारने का मकसद क्या है? तो जो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो इसराइल की अचीवमेंट है कि इसराइल के जो तल्लक अरबों से लिंक कर दिया गया कि अब आप देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया रेलवे लाइन के जरिए न सिर्फ कनेक्ट हुए बल्कि उनके साथ उनके तजारत के रास्ते शुरू हुए और यूं इसराइल मिडल ईस्ट में और G20 में एक एक्सेप्टेबल और एक रिकॉग्नाइज्ड लेवल पर पहुंचा है। और जो एक पैलेस्टीनियन इशू या कॉज के लिए अरबों की कुछ सेंसिटिविटीज थी वो अब वक्त के साथ साथ कम होती नजर आएंगी, इसलिए कि इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो थे ही, लेकिन अब ये कमर्शियल लिंकेज और बढ़ जाएगा। जहां तक बात ये कि इंडिया किस हद तक चाइना को compete कर पाएगा या यूरोप में चाइनीज गुड्स के मुकाबले में इंडियन गुड्स कितने ज्यादा फरोख्त हो सकेंगे या उसकी मार्केट को इंडिया कितना कैप्चर कर पाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये रूट उसमें किसी सूरत भी मावन साबित नहीं होगा। इसलिए कि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया जो एग्जिस्टिंग रूट है सुएज कनाल वाला, उसके जरिए इंडिया के प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। लेकिन चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त भी अमेरिका या इंडिया जो कंज्यूमर गुड्स जो उसके ज्यादातर हैं उसको ये कम्पीट नहीं कर पा रहे। अब यूरोप कैसे प्रेफर कर देगा? एक बात सोचने वाली है, चाइना की जो भी एक्सपोर्ट्स हैं उसके आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़े इंपोर्टर कौन है, वो खुद अमेरिका और इंडिया है। यानी गोया कि उसके आर्च एनिमीज जो उसके कंपटीटर हैं, अगर ये इनका गुजारा नहीं होता चाइनीज गुड्स को खरीदे बगैर, तो फिर ये यूरोप कैसे प्रेफर करेगा चाइनीज प्रोडक्ट्स के मुकाबले में इंडियन प्रोडक्ट्स को? लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो एक प्रोजेक्ट है वो चाइना के जो ऑलरेडी उसका कमर्शियल सेटअप है या उसकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको ये मात कर पाएगा। लेकिन ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट और इंडिया का जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इसका इकोनॉमिक इमेज है उसको ये यकीनन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और उसके एक इमेज डेवलप भी हुआ है। ये उसका पॉलिटिकल अचीवमेंट सर्टनली ज्यादा है। और आइंदा जो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका जो हम समझते हैं कि 2035 के करीब दुनिया की ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है आफ्टर चाइना यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अभी हम नहीं बता सकते कि 2035 के वक्त चाइना के मुकाबले में इंडियन प्रोडक्ट्स का लेवल जो है या इंटरनेशनल उसकी जो एक प्रोग्रेस होगी या उसकी प्रोडक्ट्स की एक कंपेटिटिवनेस का लेवल होगा वो क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन ने शिरकत नहीं की और जो अल्फाज इस्तेमाल प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किए उससे लगता है कि जो कोल्ड वार है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना एंड रशिया उसमें तेजी आएगी। एक एंगल और है कि पहले अमेरिका और G7 ने कोशिश की
कि हम BRI को B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के जरिए compete करें और उसको नीचा करें, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर सका। अब एक नई स्ट्रेटेजी G20 के जरिए, जहां अमेरिका का सरसूख ज्यादा है, उसके जरिए कोशिश की गई, तो मैं उसको एक B3W का ही ऑफ शूट के तौर पर इसको देखता हूँ। दूसरा जो कन्फ्रंटेशन है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, मैं देखता हूं कि वो कन्फ्रंटेशन का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें USA बहुत खुलकर सामने आया, और इंडिया अगरचे अपनी न्यूट्रलिटी का फायदा उठा रहा है, लेकिन साफ जाहिर है कि इंडिया का जो टिल्ट है वो USA की तरफ अब बढ़ गया है। दूसरा, एक और आप जानते हैं कि इंडिया की जो न्यूट्रलिटी इस तरह की है कि वो अपनी इकोनॉमिक्स को पेश नजर रखते हुए हर वो कदम उठाता है जो उसकी नेशनल इंटरेस्ट में हो। इससे पहले एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना, ये भी BRI के मुकाबले में था कि इंडिया मॉस्को के साथ बराह रास्त किस तरह लिंकअप हो। तो ये आप देख रहे हैं जैसा नक्शे में कि बॉम्बे से इंडियन गुड्स जो हैं ये चाबहार और बंदर अब्बास तक बाई सी जा रहे हैं, और उसके बाद बाई लैंड तेहरान तक, फिर तेहरान से ये वाया कैस्पियन सी अस्त्राखान पोर्ट तक जा रहे हैं, उसके बाद फिर बाई लैंड ये मॉस्को तक जा रहे हैं। तो ये इसमें कुछ तजारत हो रही है, लेकिन ये भी ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। तो अब ये B3W और ये पैरेलल सेटअप मैंने बताया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके एक लिहाज से नाकामी के बाद अब ये नया काम शुरू हुआ है, और इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं असल में चाइना कंटेनमेंट के, वो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होंगे। इसलिए कि चाइना की जो अपनी पोटेंशियल है दुनिया में कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो काफी मजबूत बुनियादों पर है। यही वजह है कि जब कुछ हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग होती है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स की यूटिलिटी को देखकर दुनिया के 6 और ममालिक ने उसमें शामिल होने का फैसला किया, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान शामिल हैं। वो एक चाइना डोमिनेटेड ग्रुप है, वो एक रशिया डोमिनेटेड ग्रुप है, और उसकी भी एक्सपेंशन इसके साथ साथ हो रही है पैरेलल। ये चीज भी देखने आई है कि ये मौजूदा जो कॉरिडोर है, ये नहीं है कि ये कोई इन आइसोलेशन चलेगा, ये भी ममालिक जो है ये ब्रिक्स में भी शामिल हैं। इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि दुनिया के सारे ममालिक अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। वो किसी ब्लॉक्स में उस तरह माजी की तरह जाना पसंद नहीं करते। जो भी चीज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मुनासिब है और जरूरी है, वो उस सेटअप में दाखिल होते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि CPEC शायद इररेलेवेंट हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि CPEC इररेलेवेंट हो जाएगा। ये चाइना को एक एक्सेस देता है और शॉर्टेस्ट रूट देता है अरेबियन सी का और मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका में जाने के लिए, और चाइना अपना एक्सपोर्टेबल सरप्लस और अपनी जो भी उसकी इनपुट्स हैं इस एरिया से, इस रूट से वो लेता है और देता है। और फिर जहां तक यूरोप का ताल्लुक है, ऑलरेडी चाइना के 2 कॉरिडोर हैं जो कि यूरोप के साथ लिंक्ड हैं, और वो बाई लैंड लिंक्ड हैं। चाइनीज गुड्स जो हैं वो यूरोप में पहुंच रही हैं, और वो कंपेटिटिव हैं विदा विद इंडियन प्रोडक्ट्स। और फिर इसी BRI के तहत आप देख रहे हैं कि हॉलैंड और इटली और स्पेन जैसे ममालिक BRI के साथ एसोसिएटेड हैं, और चाइनीज, और अभी भी चाइना का जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी अट्रैक्शन मौजूद है दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो इंशाल्लाह जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई लेटेस्ट चीजें होंगी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। खुदा हाफिज।